कहानी एक क्लासरूम से शुरू होती है जहां ठंड न होने के बावजूद अचानक सभी कांपने और हिलने लगते हैं सिवाय एक लड़के के जिसका नाम बाकी है। उसको काफी चोटें लगी हैं और वो क्लास में सो रहा था। कुछ गुंडे उसके साथ पंगा लेने की कोशिश करते हैं पर वो सभी कांपने लगते हैं। जब बाकी से उनका सामना होता है वो चलते हुए उनके पास आता है और कहता है उनसे लड़ना उसके समय के लायक नहीं है और जब तक वो बीच में नहीं आएंगे तब तक बाकी उनके पीछे नहीं आएगा। अब एक छोटा बूढ़ा आदमी एक लिम्बो में स्कूल आता है जो कि टोकुगावा फैमिली की 11 जनरेशन का हेड और अंडरग्राउंड फाइट एरिना का शासक है। वो मार्शल आर्ट्स और फाइट के लिए गहरा सम्मान और प्रेम रखने वाला व्यक्ति है। अब उसके द्वारा बाकी को बुलाया जाता है। यहाँ स्कूल का प्रिंसिपल उसके तलवे चाटने की पूरी कोशिश कर रहा है। तभी बाकी अंदर आता है और टोकुगावा उसे चैंपियन कह के बुलाता है। बाकी उसे ओल्ड मैन कहता है और उसके आने का कारण पूछता है। वो बाकी को बताता है कि कुछ ही दिनों में सबसे शक्तिशाली आदमी टोक्यो जापान पहुंचने वाले हैं। ये सुनते ही बाकी सीरियस हो जाता है और हम देखते हैं यूएसए की जेल में डॉरेन नाम के विशाल आदमी को फांसी के लिए ले जाया जा रहा है। जब वो उससे उसकी आखिरी इच्छा पूछते हैं तो डॉरेन कहता है वो हार का स्वाद चखना चाहता है। अब फांसी की प्रक्रिया शुरू होती है और कैदी को 10 मिनट तक लटकाया जाता है ताकि उसके मरने की पुष्टि हो सके। पर जब उसे नीचे उतारा जाता है तो वो जाग जाते हैं। वो जागता है और वहाँ सबको मारना शुरू करता है और अपनी हथकड़ियों को तोड़ के वहाँ एक मैसेज छोड़कर जेल से भाग निकलता है कि वो टोक्यो हार का स्वाद चखने जा रहा है। वहीं स्कॉटलैंड की जेल में एक और प्रिजनर जो फांसी की कगार पर है अपने आखिरी शब्द में यही कहता है कि वो हार का स्वाद चखना चाहता है। उसका नाम डॉयल है और उसे इलेक्ट्रिक शॉक से मौत दी जाती है। जैसे ही ऑफिसर को लगता है वो मर गया वो अपनी चेयर को तोड़कर वहाँ के गार्ड्स को मार डालता है और जेल से भागकर टोक्यो जापान के लिए निकल जाता है। एक और कैदी रशिया की जेल से 100 मीटर की दीवार पर चढ़कर भाग निकलता है। उसका नाम सिकोर्स्की है और भागने के बाद वो रशिया के हीरो गार्डलैंड को मार डालता है और हार का स्वाद चखने के लिए जापान रवाना होता है। अब एक काउंसलर चौथे कैदी स्पैक से मिलने के लिए जाता है पर जब वो जेल के अंदर घुसता है तो देखता है वो कैदी वहाँ मौजूद नहीं है। तभी ऊपर से वो कैदी काउंसलर को मार डालता है और ऐलान करता है कि वो जापान हार का स्वाद चखने जा रहा है। वो सबमरीन से निकलकर तैरते हुए भाग निकलता है। पांचवा कैदी यानागी एक ग्लास की बनी जेल में कैद है जहाँ 2 गार्ड्स ये बात कर रहे हैं कैसे उसने 12 मुजरिमों को आसानी से मार डाला। जिस ग्लास में वो कैद है वो इतना मजबूत है कि उसे रॉकेट से भी नहीं तोड़ा जा सकता। यानागी खड़ा होता है और चलते हुए किनारे आकर ग्लास में अपना हाथ रखता है और एक छोटा सा वैक्यूम प्रेशर बना के ग्लास को तोड़ डालता है और गार्ड्स को मारकर टोक्यो हार का स्वाद चखने के लिए निकल जाता है। टोकुगावा बताता है कि ये 5 आदमी हाईली स्किल्ड फाइटर्स हैं और वो जापान बाकी के लिए आ रहे हैं और ये जंग अंडरग्राउंड मार्शल आर्ट्स और क्रिमिनल मार्शल आर्ट्स के बीच होने वाली है। अब एक पार्क में रॉबिन्सन जो कि एक किक बॉक्सिंग चैंपियन है अपनी प्रैक्टिस कर रहा है। डॉयल उसे देखता है और उसकी तरफ न्यूज़पेपर फेंकता है जिससे उसके चेहरे पे कट लग जाता है। रॉबिन्सन डॉयल का कॉलर पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन उसकी सभी उंगलियां उसके कॉलर में मौजूद रेजर से कट जाती हैं। फिर डॉयल उसकी गर्दन को अपने कोहनी में लगे रेजर से कट कर देता है। अब जिन पुलिस को बाकी ने पहले डराया था वो कुछ गैंग्स मेंबर्स को बाकी से फाइट करने के लिए कहता है। अब उनमें से एक बाकी को पार्क में लड़ने के लिए बुलाता है। बाकी उसका ऑफर मान लेता है और अपने हाथ में लगे प्लास्टर को सिर्फ अपने मसल फ्लेक्स करके तोड़ डालता है। अब एक आदमी हाथ में बड़ा सा हथियार लिए बाकी की तरफ उसे मारने के लिए बढ़ता है पर बाकी के डराने धमकाने से वो बुरी तरह घबरा जाता है। वो दूसरे गुंडों को भी उन्हीं के तरीके से सबक सिखाता है। ये सब देख के मोटा आदमी अपनी गन निकाल लेता है पर अचानक से एक कैदी स्पैक वहाँ आ जाता है और वो उसकी गन मांगता है और अपने आप को गोली मार लेता है ये दिखाने के लिए कि ये गन उसके किसी काम की नहीं है। उसने सुना है दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी 17 साल का लड़का है जो टोक्यो में रहता है इसलिए लड़ने से पहले वो बाकी से हाथ मिलाना चाहता है। जब बाकी उसका हाथ पकड़ता है तो वो नीचे गिर जाता है क्योंकि वो एक नकली हाथ था। वो जोरों से हंसने लगता है और अचानक से किक बाकी पे मारता है। वो लगातार उस पर अटैक करता है जब तक वहाँ पुलिस नहीं आ जाती। स्पैक अपनी हथकड़ियां तोड़ता है और बाकी से कहता है आज उनका सिर्फ इंट्रोडक्शन था और वो जल्द ही मिलेंगे। फिर वो उसे एक गुड बाय किक देता है। बाकी महसूस करता है स्पैक उसके फादर यूजिरो की तरह ही सेम है जो असली में दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान है और वो इतने काबिल है कि वो पूरी आर्मी को अपने हाथों से ही तबाह कर सकते हैं। बाकी लगातार ट्रेनिंग कर रहा था ताकि वो उन्हें हरा सके और अपनी मॉम के मर्डर का बदला ले सके। इस दौरान डोजो में यानागी अपने पुराने सेंसी गोकी शिबुकावा से मिलता है जो कि एक लेजेंड है। वहीं पुलिस स्टेशन में स्पैक फैसला करता है कि वो कुछ समय तक जेल में ही आराम करेगा जब तक उसे गर्म खाना और ताजी हवा मिल रही है। जब चीफ ऑफिसर टॉयलेट जाता है तो देखता है स्पैक भी वहीं है। वो उस पर अटैक करने की कोशिश करता है पर बुरी तरह नाकाम रहता है। अब खाने के बाद स्पैक अपने सेल में
वापस चला जाता है। अब एक दूसरे डोजो में कात्सुमी जो कि फाउंडर है शिन शिकाई कॉम्बैट कराटे का और रेत्सु जो कि चाइनीज कैनपो फाइट का दिग्गज है, वहाँ अचानक से डोरेन आ धमकता है और मास्टर डापो को ढूंढता है जो कि कात्सुमी के फादर है। कात्सुमी पहले उसे अपने शूज उतारने को कहता है। डोरेन अपने शूज कात्सुमी की तरफ फेंकते हुए एक किक उसको मारता है। वो फिर से कात्सुमी को पकड़ता है और उसका गला दबाने की कोशिश करता है, पर कात्सुमी डोरेन के फेस में किक मार के खुद को बचाता है। डोरेन उसके गले की तरफ एक लकड़ी का टुकड़ा फेंकता है और वहां से जाने लगता है, लेकिन रेत्सु उसे रोक देता है और उस पर अटैक करता है। डोरेन अल्कोहल निकाल के पीने लगता है और कहता है वो दोबारा प्रॉपर फाइट में मिलेंगे और वहां आग लगा के गायब हो जाता है और रेत्सु गुस्से से आग बबूला हो जाता है। अब स्कूल में बाकी अपना फिटनेस टेस्ट दे रहा है। वो इतनी ताकत से भागना शुरू करता है जिससे ग्राउंड में एक बड़ा होल बन जाता है। लॉन्ग जंप में वो लाइन से भी दूर जंप करता है। बाकी ने 15 पुलअप्स इतनी तेजी से किए किसी ने उन्हें देखा भी नहीं और सोचा कि वो उन्हें किए बिना ही नीचे उतर गया। जब टीचर बाकी को ऐसा फिर से करने के लिए कहता है, वो अपनी ताकत से बार को खुद ही तोड़ डालता है। टीचर उससे कहता है कि वो टेस्ट में फेल हो जाएगा क्योंकि उसने 1500 मीटर रेस के लिए एक भी एक्सरसाइज ढंग से नहीं की है। बाकी एक शर्त रखता है, अगर उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया तो क्या उसका टीचर उसे पास करेगा। टीचर कहता है अगर उसने ऐसा कर दिया तो वो उसे परफेक्ट स्कोर देगा। बाकी अपनी शर्ट उतारता है और उसकी मसल्स देख के हर कोई सोचता है उसने स्टेरॉइड्स लिए हैं। बाकी भागना शुरू करता है और तुरंत ही सबसे आगे निकल जाता है। वो 400 और 800 मीटर का रिकॉर्ड भी तोड़ डालता है, लेकिन जैसे ही वो 1000 मीटर की लाइन पे पहुंचता है, बाकी इमेजिन करता है कि उसने बहुत सारा भार उठा रखा है जिससे उसकी स्पीड कम हो जाती है, क्योंकि बाकी ने हमेशा स्ट्रेंथ के लिए ट्रेनिंग करी ना कि पावर के लिए। लेकिन टीचर उसे फिर भी पास कर देता है। उसी रात कांजी अपने स्टूडेंट को टोकुगावा से इंट्रोड्यूस करता है जो कि फॉर्मर जूडो वर्ल्ड चैंपियन है। वो बड़ी बड़ी बातें करता है कि वो किसी भी जगह फाइट कर सकता है अगर कोई कहे रेडी टू गो। सिकॉर्स्की पीछे से आता है और कहता है रेडी गो। वो तुरंत ही उस आदमी को अपने मुक्कों से धराशायी कर देता है। वो कहता है अगर किसी को भी फाइट शुरू करने के लिए कहना पड़े वो असल में फाइटर नहीं है। अब बाहर कांजी सिकॉर्स्की पे अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके द्वारा बुरी तरह पीटा जाता है। टोकुगावा उसे अपने साथ अंडरग्राउंड एरिना में ले जाता है जहाँ दूसरे 4 कैदी भी मौजूद होते हैं। टोकुगावा ने उन्हें नहीं बुलाया था, लेकिन वो उस एरिना में भारी मात्रा में खून को सूंघते हुए आए थे। अब हर कोई अपने जापान आने का कारण बताता है जो कि हार का स्वाद चखना है। टोकुगावा फैसला करता है वो उनकी विश पूरी करेगा और वो पिछले टूर्नामेंट के टॉप 5 स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर्स को वहां बुलाता है, जो बाकी डापो, गोकी, रित्सु और हानियामा है। डापो रिचिको गॉड ऑफ वॉर के नाम से भी जाना जाता है। हानियामा जापान का सबसे बेस्ट स्ट्रीट फाइटर के साथ हानियामा गैंग का लीडर है। टोकुगावा बताता है पिछला टूर्नामेंट जो कि दुनिया का सबसे बड़ा और अत्याधुनिक टूर्नामेंट था, उसका विनर बाकी है और बाकी के बाद दूसरे 4 टॉप फाइटर्स हैं। वो 5 कैदी हार का स्वाद चखना चाहते हैं और टोकुगावा को यकीन है इन 5 आदमियों के अंदर ऐसा करने की स्ट्रेंथ है। सारे फाइटर्स इस बात पे सहमत होते हैं कि वो रिंग में फाइट नहीं करेंगे बल्कि उनकी असल जिंदगी में करेंगे, जो कि फाइट करने का असली रूप है। कोई भी किसी भी समय किसी के लिए भी आ सकता है और यहाँ कोई भी रूल नहीं होंगे। और इसी के साथ फाइट शुरू होती है। डापो डोरेन के साथ जाता है क्योंकि वो उसके साथ हिसाब बराबर करना चाहता है जो उसने कात्सुमी के साथ किया, और रित्सु भी वहाँ डोरेन से लड़ने पहुंच जाता है। डापो डोरेन के फेस पर एक जोरदार किक मारता है, लेकिन वो डापो पे आग से अटैक करता है। वो अपने आप को आग से बचाने के लिए हैंड रोटेशन डिफेंस टेक्निक का यूज करता है। इस दौरान कांजी सिकॉर्स्की के पास अपने 2 आदमियों को भेजता है ताकि वो उसका बदला ले सके। वो उसे बांधकर अपने साथ डोजो ले जाते हैं। जब डापो अपना बचाव आग से करता है, डोरेन पतली तारों से उसका पूरा हाथ काट डालता है। डापो अपनी चोट पे प्रेशर डाल के ब्लीडिंग को रोक देता है। डोरेन उसे ऑफर देता है कि वो हार मान ले, लेकिन डापो कहता है जब रोज की तरह वो अपनी उंगलियों को ट्रेन कर रहा था तब उसे काफी फ्रैक्चर आए थे, जिस वजह से वो कभी अपनी पूरी ताकत यूज नहीं कर पाया। लेकिन अब वो अपनी उंगलियों के बिना पूरी जान से उस पर हमला कर सकता है और वो एक करारा पंच उस पर मारता है और गायब हो जाता है। वहीं डोजो में कांजी सिकॉर्स्की पे गोलियां चलाता है, लेकिन इसका उस पर कोई असर नहीं दिखता क्योंकि उसने बुलेट प्रूफ वेस्ट पहनी है। सिकॉर्स्की तुरंत ही कांजी के साथियों को पीट डालता है। ये देख कांजी डर जाता है और सरेंडर कर लेता है, लेकिन सिकॉर्स्की उस पर रहम नहीं खाता और उस पर अटैक करने लगता है क्योंकि वो इस बात पे भड़का हुआ था कि वो कितना स्वार्थी है जो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है और अपने साथियों का बदला नहीं ले रहा है। वो कांजी को बुरी तरह धोकर वहां से चले जाता है। अब अगले दिन बाकी काजुई के साथ डेट पे जाता है जो कि उसके लैंडलॉर्ड की बेटी है। चलते हुए कुछ आदमी उन्हें घेर लेते हैं और बाकी से उसके सारे पैसे मांगते हैं, लेकिन वो उन्हें घूर कर ही डरा देता है। अब डेट के बाद दोनों पार्क में वॉक करते हैं, लेकिन स्पैक वहां आ जाता है और वो बाकी से लड़ने के लिए तैयार है। अब जब बाकी डेट में होता है तब स्पैक जो कि उन कैदियों में से एक है बाकी से लड़ने के लिए आता है, लेकिन हानियामा उसे घसीटकर दूर ले जाता है। स्पैक उसके फेस पे किक मारता है और पूछता है क्या उसे गुस्सा आया कि नहीं। हानियामा कुछ भी नहीं कहता और अपना सूट उतार देता है। उसकी बॉडी बहुत ही ज्यादा मस्कुलर और लड़ाई के निशानों से भरी थी और उसकी पीठ पे एक बहुत बड़ा टैटू भी है जो कि ओटोकोडाची टैटू
टैटू है। ये एक ट्रेडिशनल टैटू है जो हानियामा फैमिली के हेड को मिलता है। अब पास में हानियामा कहता है ये टैटू अभी पूरा नहीं हुआ है, भले ही आर्टिस्ट ने अपना काम पूरा कर दिया हो। वो अपना घर छोड़ देता है और दुश्मन के कबीले पे हमला कर देता है जिसने उसके फादर को मार डाला था। वो पूरे कबीले को अकेले ही हरा देता है और उसका मानना है ये टैटू मैस्कुलिनिटी की निशानी है और जिस मर्द के कोई निशान नहीं वो असली मर्द नहीं है। इसलिए उसने इस टैटू की कल्पना को पूरा किया। अब स्पैक फिर से उसके फेस पे पत्थर से मारता है और फिर उसी के जूते से वो हानियामा को घसीट कर सीधा खंबे में पटक देता है। इसके बाद वो बेंच को उठाता है और उसके सर में दे मारता है। हानियामा चुपचाप खड़ा रहता है और एक फाइटिंग पोज बनाता है और स्पैक भी उसी पोज में खड़ा रहता है। स्पैक ने जापान के लेजेंडरी कराटे फाइटर के बारे में सुना है जिसे गॉड हैंड भी कहा जाता है। स्पैक कहता है वो कोई गॉड नहीं है, पर उसके हाथ और पांव जब चलते हैं तो वो गॉड को भी तबाह कर सकते हैं। उसके कहने का मतलब स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी था। उसने इतने जोर से किक और पंच उस स्टैच्यू को मारा कि उसमें दरारें आने लगी और वो टूटने ही वाला था। और उसने इस अटैक का नाम अल्फा रश अटैक रखा है। वो अब हानियामा की तरफ कूदते हुए इतनी तेजी से पंच मारने लगता है कि उसे काउंटर अटैक के लिए बिल्कुल भी समय नहीं मिलता। ये एक ऐसा अटैक है जो एथलीट के एनारोबिक क्षमता से कई अधिक है। बॉक्सर अपने अपोनेंट पे हमला करने के बीच में थोड़ी सांस लेते हैं क्योंकि वो बिना सांस लिए अटैक जारी नहीं रख पाएंगे। थोड़े से भी टाइम गैप में अपोनेंट काउंटर अटैक कर सकता है। हालांकि स्पैक 5 मिनट तक सांस लिए बिना लगातार अटैक कर सकता है। स्पैक के पंचों की मार तब तक नहीं रुकती जब तक उसका अपोनेंट लाश में तब्दील ना हो जाए। लेकिन हानियामा अचानक से एक जोरदार पंच मार के उसे हवा में दूर फेंक देता है। अब हम देखते हैं कि पुलिस ने अत्यधिक पावरफुल और मजबूत आर्मर्स स्पैक से लड़ने के लिए बनाए थे, पर वो सारे बेकार निकलते हैं क्योंकि स्पैक ने उन्हें आसानी से तबाह कर डाला था। और अब अगर वो जेल वापस आएगा तो इस बार वो और भी ज्यादा घातक हथियारों से उस पर वार करेंगे। स्पैक उस पंच के दर्द से उभरा नहीं था। हानियामा फिर से पूरी ताकत के साथ उसे पंच मारता है। वो स्पैक को उठाकर पूछता है क्या वो फाइट जारी रखना चाहता है। स्पैक स्माइल करने लगता है। हानियामा फिर से जोरदार पंच मार के फिर से पूछता है। स्पैक फिर से स्माइल करता है। हानियामा उसे अब लगातार पंचेस मार के वही सवाल पूछता है। लगातार 5 बार अटैक खाने के बाद स्पैक उससे रुकने को कहता है और इस मौके का फायदा उठा के वो 6 गोलियां उसके मुंह में घुसा देता है और उसके मुंह को उड़ा देता है। लेकिन मुंह उड़ने के बाद भी हानियामा उससे पूछता है क्या वो फाइट जारी रखना चाहता है कि नहीं, और वो स्पैक को उठाकर सीधा बिजली के खंभे के ऊपर फेंक देता है जिस कारण उसे इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। इसके बाद हानियामा स्पैक को लेकर पुलिस स्टेशन जाता है और उसे गिफ्ट की तरह वहां सौंप देता है। वो सभी ये देख के चौंक जाते हैं और हानियामा को सल्यूट करते हैं। इसके बाद वो कार में बैठकर जाने लगता है, पर किसी कारण कार आगे नहीं बढ़ती। अब पता चलता है कि स्पैक ने सारे पुलिस वालों को मार डाला और कार को उसने पकड़ लिया है। वो कार को पलटा देता है और हानियामा को पीटना शुरू करता है। वो काउंटर अटैक करने की कोशिश करता है लेकिन स्पैक उसके पाँव में गोली मार देता है। स्पैक कहता है वो ऐसी दुनिया से आता है जहाँ लड़ाई केवल जिंदगी और मौत के लिए होती है। हानियामा को उसे तभी मार डालना चाहिए था जब उसके पास मौका था। अब स्पैक हानियामा के चेहरे को क्रश करने लगता है, पर वो उसकी ग्रिप से निकलकर स्पैक के मुंह को लगातार तोड़ता है। ऐसा लगता है फाइट खत्म हो गई, लेकिन किसी कारण स्पैक ने अपनी आंखें ढक दी हैं। वो अचानक से फ्लैश ग्रेनेड निकालता है जो कि लाइट और साउंड से अपोनेंट को हिलने से रोक देता है। हानियामा इस लाइट की वजह से कुछ समय के लिए ब्लाइंड हो जाता है और इस मौके का फायदा उठाकर स्पैक रियर नेक चोक टेक्निक का यूज करता है जिससे कोई छूट नहीं सकता। लेकिन ये कहा जाता है हानियामा की ग्रिप डायनोमीटर से भी नहीं नापी जा सकती। वो कार्ड के एक हिस्से को भी फाड़ सकता है। ये घातक फोर्स उसका नेचुरल बॉर्न गिफ्टेड है। वो इस मॉन्स्टर ग्रिप का यूज करके वो स्पैक के हाथ का बड़ा टुकड़ा फाड़ देता है और इसके बाद वो उसके थाइस का हिस्सा फाड़ता है और फिर उसकी गर्दन, और आखिरकार स्पैक हार जाता है। इसके बाद हॉस्पिटल में डॉक्टर इस बात से कंफ्यूज थे कि स्पैक जो कुछ घंटों पहले काफी मस्कुलर था अपनी सारी मसल खो चुका है। वो 50 साल का दिखता था लेकिन असल में उसकी एज 97 साल थी। इस तरह की घटना का कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, लेकिन एक आदमी था जिसका नाम ट्रेजर हंटर जैक था। उसे एक सनकैन शिप मिली जिसकी तलाश वो 30 सालों से कर रहा था, जहाँ 200 से भी ज्यादा ट्रेजर मौजूद थे। बाद में पता चलता है 40 साल का हेल्दी दिखने वाला ये आदमी असल में 88 साल का है। जब उसकी ड्रीम आखिरकार पूरी हुई तो उसने उसे जिंदा रखने वाली इकलौती चीज को खो दिया जो कि उसकी विल पावर थी। और डॉक्टर को लगता है स्पैक के साथ ऐसा ही हुआ होगा, शायद उसने अपनी लाइफ का पर्पस पूरा कर लिया होगा। इसके बाद बाकी स्कूल में टेस्ट दे रहा है जहाँ उसने सिर्फ अपना नाम ही लिखा है। टीचर उसे समझाता है कि दुनिया दिमाग की ताकत से चलती है, ना कि मसल की ताकत से। इंसान जितना मर्जी तेज भाग ले वो बाइक से आगे नहीं निकल सकता। वो चाहे जितना भी ताकतवर हो वो कार को नहीं उठा सकता, ना ही कोई तैर के मोटर बोट से आगे निकल सकता है। बाकी कहता है वो कुछ लोगों को जानता है जिन्होंने वाइल्ड बीस्ट को हराया है। टीचर इस बात से इनकार करता है और कहता है यहाँ तक कि उसेन बोल्ट भी इस क्लासरूम में नहीं कूद सकता जो कि 2 फ्लोर ऊपर है। ये कहने के बाद डॉयल क्लासरूम के अंदर कूदकर घुसता है जो कि 2 फ्लोर ऊपर है। डॉयल कहता है वो बाकी से लड़ने आया है क्योंकि उसने देखा उसका टीचर उसे डांट रहा है। बाकी उसे शुक्रिया कहता है और डेस्क को डॉयल के फेस पे दे मारता है और फिर क्लासरूम से कूदकर वो स्कूल के बैक साइड चले जाता है क्योंकि अगर वो लड़ता तो उसके
क्लास वाले चौंक जाते और उन्हें बाकी की असलियत पता चल जाती। अब वहाँ से जाते हुए एक माली उस पर अचानक से एक्स फेंकता है जो कि असल में यानागी था। यानागी अब 2 एक्स बाहर निकालता है जो रस्सी से बंधी थी और उन्हें काफी तेजी से घुमाने लगता है। बाकी बड़ी मुश्किल से ही उसके अटैक से बच पाता है। अब वो एक तरफ की रस्सी खोलता है और अपनी एक एक्स उसको पकड़ाता है। अब वो दोबारा अपनी एक्स को घुमाना शुरू करता है, पर इस बार वो पहले से भी तेज घूमती है और वो बाकी के हाथ की एक्स को काट डालता है और बाकी बचने के लिए अपनी शर्ट को एक्स में अटका कर निकलता है। अचानक से गर्म पानी की केटल उड़ते हुए आती है और इसे गोकी ने फेंका था, लेकिन पानी ठंडा था और ये यानागी को डराने की एक चाल थी। वो गोकी पे अटैक करता है पर वो उसे जमीन पर पटक डालता है। यानागी तुरंत खड़ा होता है और गोकी का हाथ टाइगर क्लॉ से काट देता है। गोकी अपना खून यानागी की आंखों पे फेंकता है और बाकी को अटैक करने को कहता है। दोनों एक साथ टीम बनाकर यानागी से लड़ना शुरू करते हैं। गोकी यानागी को पीछे से जकड़ लेता है और बाकी को अटैक करने को कहता है, लेकिन वो बाकी को किक मारकर दूर फेंक डालता है। गोकी बताता है यानागी को पॉइजनर के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि वो गैस अटैक में माहिर है। यानागी धीरे से चलते हुए बाकी की तरफ बढ़ता है और पूछता है इस दुनिया की सबसे पॉइजनस गैस कौन सी है। बाकी अपनी जगह अटक जाता है। यानागी अपना हाथ उसकी नाक में रखता है और बाकी अपना होश खो देता है। यानागी बताता है हम जो ऑक्सीजन सांस से लेते हैं उसका पोर्शन 21 है और जब ये कम हो जाता है तो इस कारण चक्कर आने लगते हैं और आखिर में आदमी होश खो देता है। और अगर ऑक्सीजन गिरकर 5% या उससे कम हो जाए तो ये तुरंत किसी को भी एक सांस में गिरा सकता है। और उसने अपने हाथ से 5% से कम ऑक्सीजन बनाई जिसे उसने ग्लास, वुड, कंक्रीट में लाखों बार प्रैक्टिस किया और आखिर में उसने वैक्यूम टेक्निक क्रिएट करी। अब वो वैक्यूम प्रेशर बना के दीवार को तोड़कर दिखाता है और पुलिस के आने पर वहाँ से भाग निकलता है। बाकी अब होश में आता है और बताता है वो हार गया। जब इस बात का पता टोकुगावा को चलता है जिसे बाकी की काबिलियत में सबसे ज्यादा भरोसा था, वो रोने पे मजबूर हो जाता है। तभी वहाँ डोरेन आ जाता है जिसने वहाँ के गार्ड्स को पहले ही मार डाला और अब वो पेट्रोल की मदद से वहाँ आग लगाने वाला था। लेकिन तभी वहाँ कात्सुमी आके उस पर अटैक कर देता है जो कि वहाँ अपना बदला लेने आया था। वो किक मार के पेट्रोल की बाल्टी डोरेन पे गिरा देता है और फिर उस पे आग लगा देता है। डोपो कात्सुमी के इस काम की तारीफ करता है पर वो उसे सलाह देता है कि लड़ाई के दौरान उसे हथियारों के बजाय अपने हाथों का यूज करना चाहिए क्योंकि अगर वो हथियारों का यूज करेंगे तो वो अपनी डिग्निटी खो देंगे। इसके बाद डोरेन को होश आता है और वो डोपो से लड़ने जाता है, लेकिन काटो जो उसका मेंटर था वहाँ आके उसे रोकता है। पहले वो डोरेन को जमीन पर गिराता है और फिर वो उसका कान काट देता है, पर डोपो को ये तरीका पसंद नहीं आता। अब जब वो बात कर रहे होते हैं, डोरेन अपनी मेटल से भी ज्यादा मजबूत तार निकाल कर कात्सुमी और काटो को जकड़ लेता है, लेकिन डोपो उसे एक ही झटके में काट डालता है। उसे महसूस होता है कि उसके पास जीतने का कोई मौका नहीं है। डोरेन अपने मुंह से ग्रेनेड निकालकर वहाँ सब कुछ उड़ा देता है और बच निकलने में कामयाब होता है। काटो डोरेन का पूरा टाइम पीछा करते हुए उसके हाइड आउट में पहुंचता है। लड़ने से पहले डोरेन टूटी हुई बोतलों को अपनी मुट्ठी के चारों ओर ढक लेता है। इसके बाद भी काटो उस पर अटैक करता है और वो रहम की भीख मांगने लगता है, और आखिर में पता चलता है ये एक हिप्नोसिस है जो डोरेन ने उस पर करा था। अब वो अपनी पतली तारों से उसको काट डालता है। अब रेत्सु को उसकी बॉडी पंचिंग बैग के अंदर मिलती है और काटो को तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाया जाता है। कात्सुमी फैसला करता है वो अब उसे छोड़ेगा नहीं, इसलिए वो अपने स्कूल के स्टूडेंट्स को डोरेन को पकड़कर लाने के लिए कहता है। वो तुरंत ही उसको ढूंढ लेते हैं और पास के एक अम्यूजमेंट पार्क ले जाते हैं जहाँ सब उसका पहले से इंतजार कर रहे थे। उसका सामना सैंडो से होता है जो कि काटो का क्लासमेट था। उसका साइज और मसल मास डोरेन के बराबर था। डोरेन वहाँ से भागकर उसे रोलर कोस्टर की तरफ ले जाता है जहाँ वो फाइट करते हैं और ये लड़ाई काफी मुश्किल हो जाती है क्योंकि सैंडो अपना बैलेंस नहीं संभाल पाता। उसे डोपो का सिखाया हुआ स्टैंस याद आता है जिसमें नाविक अनस्टेबल बोट में लड़ाई के दौरान यूज किया करते थे। सैंडो स्टांस का यूज करके उस पर कई सारे अटैक करता है जिस कारण डोरेन उसे लेकर ऊपर से कूद जाता है और गिरने से पहले ही डोरेन ने पतली तार को खंबे में फंसा दिया था जिस कारण उसके गिरने की गति कम हो गई। पर सैंडो गिरने की वजह से बुरी हालत में पहुंच गया था। ये देख के कात्सुमी वहां आता है और उसके पीछे डोपो और रेत्सु भी आते हैं। अब पता चलता है डोरेन और रेत्सु ने एक ही स्कूल से मार्शल आर्ट सीखी है और रूल के मुताबिक वो एक दूसरे के साथ नहीं लड़ सकते, इसलिए डोपो डोरेन के साथ लड़ने का फैसला करता है। अब ये पता चलता है जब डोपो ने अपना हाथ खोया था तो वो डॉक्टर के पास गया था जिसने उसका ऑपरेशन करके उसके हाथ को सिल के वापस जोड़ दिया। अब दोनों लड़ना शुरू करते हैं। डोपो इतना ताकतवर हो गया था जिस वजह से डोरेन उस पे हिप्नोसिस यूज करता है। हालांकि हिप्नोसिस में होने के बावजूद भी वो उसके अटैक को ब्लॉक कर पा रहा था और ये सब उसके बैटल एक्सपीरियंस का नतीजा था। इसलिए भ्रम में भी वो डोरेन के अटैक को इमेजिन कर पा रहा था। वो उसे इतना मारता है कि वो डर महसूस करने लगा था। वहीं काटो व्हीलचेयर में वहाँ पहुंचता है। वो खड़ा होकर इस फाइट को एक झटके में ही खत्म करता है। अब हॉस्पिटल में डॉक्टर को ये पता चलता है डोरेन की कलाई में एक छोटा सा बॉम्ब अटैच है जिसे हिट करने पर बड़ा धमाका हो सकता है। अब डोको जब घर पहुंचता है तो देखता है वहाँ सब तहस नहस हो रखा है और उसी
उसी समय डॉरेन की कलाई डोपो के चेहरे को हिट करते हुए विस्फोट होती है और धमाके के कारण उसके चेहरे को बुरी तरह नुकसान पहुंचता है। अब रास्ते में उसका सामना रैत्सू से होता है, जो एक जोरदार पंच मार के डॉरेन को हार का स्वाद चखा देता है। इसके बाद बहुत सारे पुलिस गार्ड्स रैत्सू के साथ डॉरेन को हॉस्पिटल ले जा रहे होते हैं, पर अब उस पे निगरानी रखने के लिए किसी की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उस जोरदार पंच की वजह से उसका दिमाग पूरी तरह हिल गया था और वो बच्चों की तरह बर्ताव करने लगा था और बार बार कैंडी की मांग कर रहा था। वहीं सिकोर्स्की काजुई के रूम में घुसकर उसे ये वादा करता है अगर वो चिल्लाएगी नहीं तो वो उसकी मॉम को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, पर वो मदद के लिए बाकी का नाम चिल्लाती है और उसी समय बाकी वहां आकर सिकोर्स्की को लिमिट क्रॉस करने के लिए सबक सिखाता है। वो उसे पकड़कर सड़क के बाहर फेंक देता है, पर जब वो वहां जाता है तो सिकोर्स्की वहां नहीं होता और पता चलता है वो बचकर निकल गया है और उसने काजुई को किडनैप कर लिया है। इधर जापानीज गवर्नमेंट एक मीटिंग रखती है जिसमें भागे हुए कैदियों को पकड़ने की बात की जा रही है, जिसमें से 5 खतरनाक कैदियों में से सिर्फ 2 ही अब तक पकड़े गए हैं। अब वो इस केस में दुनिया के सबसे फेमस क्रिमिनल को शामिल करने की बात करते हैं, जो कि अमेरिका की जेल में कैद है। अब एक जापानीज उससे मिलने के लिए उड़ान भरता है और उसे पता चलता है कि जेल में उसकी स्थिति बाकी कैदियों से ज्यादा बेहतर है। उसका नाम ओलिवर है और उसे अनचेंड के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वो इतना ताकतवर है कि कोई भी उसे जेल में कैद नहीं कर सकता और इसलिए गवर्नमेंट ने फैसला किया उसका यूज बाकी कैदियों को पकड़ने के लिए किया जाएगा और इस जेल के अधिकतर कैदियों को उसने ही पकड़ा है। अब उनकी बातचीत के दौरान ओलिवर को एक कॉल आता है और उसे नए केस के लिए बुलाया जाता है। अब उस जगह उड़ान भरने पर पता चलता है कि फॉर्मर पुलिस ऑफिसर ने अपने आप को अपर फ्लोर में बंद कर 20 लोगों को बंदी बना रखा है। साथ ही वो ओलिवर से बदला लेना चाहता है। वो ओलिवर पे कई सारी गोलियां चलाता है, पर उसकी मसल इतनी सख्त थी कि वो उसकी स्किन को पार भी नहीं कर पाती। अब क्रिमिनल अपनी कटाना यूज करने का फैसला करता है, पर वो उसकी बॉडी को नुकसान पहुंचाने में नाकाम रहता है। ये सब देख के ओलिवर बोर हो जाता है और वो उसे एक झटके में बिल्डिंग से बाहर फेंक देता है। अब इस मिशन को पूरा करने के बाद ओलिवर फैसला करता है कि वो बाकी बचे कैदियों को पकड़ने के लिए टोक्यो जाएगा, क्योंकि उसका मानना है कि कोई भी क्रिमिनल उससे ज्यादा अधिक फ्रीडम हासिल नहीं कर सकता। अब वहाँ पहुँचने पर वो यूजिरो से मिलने के लिए चलती हुई कार से कूद जाता है। यहाँ यूजिरो सिकोर्स्की से बाकी के बारे में बात कर रहा है और असल में यूजिरो ने ही उसे काजुई को किडनैप करने के लिए कहा था, ताकि बाकी अपने पूरे गुस्से के साथ अपनी ताकत यूज कर पाए। उसी समय बाकी दरवाजा तोड़कर अंदर आता है और तुरंत ही सिकोर्स्की को बिल्डिंग के ऊपर से फेंक डालता है। इसके बाद वो ओलिवर को मारना शुरू करता है, लेकिन अचानक से सिकोर्स्की ऊपर चढ़कर आ जाता है, सेम उसी तरीके से जैसे वो जेल की दीवार चढ़कर भागा था। वो टूटे हुए ग्लास के टुकड़ों को बाकी की तरफ फेंकता है और एक जोरदार किक दोनों पैरों से उसको मारता है, लेकिन उनकी लड़ाई के बीच पुलिस आ जाती है, जिस कारण सिकोर्स्की खिड़की से कूदकर वहां से भाग जाता है। अभी बाकी का बदला पूरा नहीं हुआ था। वो उसका पीछा करते हुए उसके हाइड आउट में लड़ने पहुंच जाता है। बाकी उसके दोनों टांगों के बीच किक मार के उसे दर्द का एहसास करवाता है और आखिर में उसे हरा देता है। ओलिवर वहां आके तालियां बजाता है और बताता है उसका मिशन उस कैदी को पकड़ना है। ये सुन सिकोर्स्की तुरंत उठकर लड़ने के लिए तैयार होता है। ओलिवर एक पंच में ही झटके से उसे बिल्डिंग के बाहर पहुंचा देता है और नीचे खड़ी पुलिस उसे पकड़ कर ले जाती है। अब जब ओलिवर पुलिस स्टेशन में बाकी कैदियों की जानकारी पढ़ रहा था, तब डॉयल ऑफिसर का भेष बदलकर उसके सामने आता है और उस पर कई सारे अटैक करके चाकू घोंपता है, पर ओलिवर की मसल इतनी मोटी थी कि वो चाकू से चीर नहीं पाता और ये देख डॉयल वहाँ से भाग निकलता है। वहीं कोशो, जो अब काफी ताकतवर बन गया है, अपनी टेक्निक की ट्रेनिंग कात्सुमी के स्टूडेंट पर करता है। वो कहता है कि उसकी अभी की फॉर्म इतनी ताकतवर है कि वो रैत्सू को भी हरा सकता है, इसलिए अब वो डॉयल का शिकार करना चाहता है। कात्सुमी के स्टूडेंट्स की मदद से वो उसके हाइड आउट का पता लगाते हैं। वहीं डॉयल अपने रूम में यूएस के नेवी कैप्टन गैरी स्ट्रेटॉम के साथ है और वो उसे बता रहा है कि उसके पास कोई लड़ने की काबिलियत नहीं है, इसलिए उसने अपने हर जॉइंट्स पे ब्लेड्स ऑपरेशन की मदद से लगवाई है। तभी कोशो अंदर आके उस पर अचानक से अटैक करता है। वो बार बार उसके गले में अटैक कर उसे जमीन में गिरा देता है। कोशो उसके करीब जाता है और डॉयल अपने हाथ में लगे बटन को प्रेस कर उसकी जॉ तोड़ देता है। कोशो एक बार फिर लड़ने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन इस बार डॉयल बटन प्रेस कर उसका मुंह उड़ा देता है, जिस कारण उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वहाँ कोशो का भाई कुरेहा उसको देखने आता है, जिसने जैक हानमा की हाल में ही लिम्स की सर्जरी की थी, जिस वजह से उसकी हाइट 20 सेंटीमीटर बढ़ गई और वो काफी ताकतवर बन गया। वहीं रैत्सू गलती से एक स्टोर की लिफ्ट में डॉयल से मिलता है। वो लड़ने के लिए सही जगह चुनते हैं और एक बार में जाते हैं। रैत्सू जानता था कोशो को हराने के लिए डॉयल ने बटन का यूज किया, इसलिए वो फैसला करता है वो पीछे नहीं हटेगा। वो कुनाई का यूज करता है। पहले वो उसकी बाई आंख को ब्लाइंड करता है और फिर उसकी पूरी बॉडी में ढेर सारी कुनाई से अटैक करता है
है। डॉयल वहाँ से जान बचा के भागने लगता है पर रेट्सू से पकड़ लेता है और अलग अलग हथियारों का इस्तेमाल करके उसको पीटता है और डॉयल का बटन इस बार उसकी जोरदार किक को नहीं रोक पाता। पर अचानक से जैक वहाँ आकर रेट्सू को इंजेक्शन लगा के बेहोश कर देता है और डॉयल को घर जाके रिकवर होने के लिए कहता है क्योंकि अब वो उसके साथ लड़ना चाहता है। डॉयल अब वहाँ से जाने लगता है पर वो नोटिस करता है कि दो बदमाश रेट्सू का सामान चुरा रहे हैं। वो वहाँ जाके उन्हें ये करने से रोकता है और वो फिर से जाने लगता है तो एक डॉग रेट्सू पे अटैक करने के लिए बढ़ता है क्योंकि वो बेहोश रेट्सू को खतरे में अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए वो अपनी जान दांव पे लगा के पूरी रात वहाँ पहरा देता है। अब अगली सुबह जब रेट्सू को होश आता है तो वो तुरंत डॉयल को अपनी पीठ में लाद कर अपने कराटे स्कूल ले जाता है। वो 2 दिन तक कोमा में रहता है और उसे तत्काल ब्लड चढ़ाने की जरूरत थी जिसमें कराटे के स्कूल के स्टूडेंट उसकी मदद करते हैं। जब उसे होश आता है तो रेट्सू उसके लिए खाना लेके आता है पर वो ज्यादा देर तक वहाँ नहीं रुकता और कात्सुमी के पास जाता है जो उस समय कराटे सिखा रहा था। डॉयल वहाँ सभी को उसकी जान बचाने के लिए शुक्रिया कहता है और फिर माफी मांगता है क्योंकि उसके बावजूद वो अभी भी दुश्मन है। वो कहता है वो कराटे रूल के अनुसार कात्सुमी से लड़ेगा पर इसके उलट वो फायर सूट पहनकर वहाँ आग लगा देता है और जब वो वहाँ से जाने लगता है उसे रास्ते में डोगो मिलता है। दोनों एक खाली मैदान में जाते हैं जहाँ वो लड़ना शुरू करते हैं। डोगो की ताकत कहीं अधिक थी और डॉयल बुरी तरह हार जाता है। अब जब उसकी आंख खुलती है तो वो पाता है कि वो कराटे स्कूल में है जिसकी आग को भी बुझाया गया था। कात्सुमी उसे लगातार मारने लगता है जब तक वो अपनी हार कबूल नहीं लेता, लेकिन डॉयल हार नहीं मानता भले ही वो बार बार मार खाकर अपना होश खो देता है और अंत में कात्सुमी अपना जोरदार पंच उसके चेहरे पे मारकर उसका मुंह तोड़ डालता है और वो अपना होश खो देता है। अब जब डॉयल जागता है तो एक स्टूडेंट बताता है कि कात्सुमी ने इस लड़ाई को न जारी रखने का फैसला करा है, इसलिए उसने खुद ही हार मान ली है। अब अगली सुबह कात्सुमी के दरवाजे के बाहर डॉयल है जिसने अपनी हार स्वीकार कर ली है। इस दौरान बाकी और काजुई अपनी जवानी का भरपूर मजा ले रहे थे। वो दोनों अकेले में और समय बिताना चाहते थे लेकिन यानागी आके उनका समय खराब करता है क्योंकि उसे लड़ने का यही मौका सही लगा। काजुई लड़ाई में मदद करने का ऑफर करती है पर बाकी को उसकी मदद की जरूरत महसूस नहीं होती क्योंकि वो जानता था उसके पास अब प्रोटेक्ट करने के लिए लड़की है, जिस वजह से वो और भी ज्यादा ताकतवर हो गया है। यानागी उसे छू भी नहीं पाता जिस वजह से वो अपना फाइटिंग स्टाइल बदलता है और अपने दोनों हाथों को हल्का कर लहराने लगता है और बाकी के पांव, हाथ और कंधे पे अटैक कर उसकी मसल फाड़ देता है। हालांकि पता चलता है यूजुरो ने उसे एक बार ये टेक्निक सिखाई थी और ये फाइटिंग स्टाइल सिर्फ लड़कियों और बच्चों के खुद के बचाव के लिए बनी है और ये मर्दों को कभी यूज नहीं करना चाहिए। इसके बाद बाकी इस टेक्निक को समझाता है और आखिर में उसके हाथ को पकड़कर ये लड़ाई खत्म करने लगता है। पर उसी समय सिकोर्स्की वहाँ आ जाता है जो कि जेल से भागकर सिर्फ बाकी से बदला लेने आया था, पर दोनों मिलकर भी बाकी की नई ताकत का सामना नहीं कर पाते और ये मुकाबला देखने हानियामा भी वहाँ आता है और इस बात को मानता है कि काजुई ने बाकी को ताकतवर बनाया है। बाकी उन्हें पूरी तरह तोड़ सकता था लेकिन वो ये फाइट जारी नहीं रखता और काजुई को उठाकर वहाँ से चले जाता है। अब वहीं कात्सुमी डॉयल की भागने में मदद करता है। वो अपने परिचित के शिप में उसे ले जाता है और उसे दोस्ती के तौर पे कराटे सिखाता है और ब्लैक बेल्ट देख के उसे अलविदा करता है। लेकिन शिप में उसे यानागी मिलता है जो उसे खत्म करने का फैसला करता है क्योंकि उसने अपनी शान और मर्यादा खो दी है। दुश्मन से दोस्ती करके वो उस पे हमला करके पहले उसकी आंखों की रोशनी छीन लेता है जिस वजह से डॉयल लड़ नहीं पाता और अपनी जान बचाने के लिए वो शिप से कूद जाता है। वहीं जैक सिकोर्स्की को ढूंढ फाइट के लिए चुनौती देता है। वो फाइट एक टेलीफोन बूथ के अंदर करते हैं क्योंकि सिकोर्स्की का मानना है जैक का साइज इस जगह उसके लिए डिसएडवांटेज होगा। शुरू में ऐसा ही होता है पर धीरे धीरे जैक की ताकत इतनी बढ़ जाती है कि वो उसकी काफी धुनाई करता है। बेहोशी की हालत में सिकोर्स्की को अंडरग्राउंड एरिना में ले जाया जाता है जहाँ वो अपनी लड़ाई जारी रखते हैं। जैक उसे दीवार की तरफ पटक देता है और उसे एहसास होता है कि उसके जीतने का अब कोई मौका नहीं है, इसलिए सिकोर्स्की एक नोकीली स्टिक का इस्तेमाल करने का फैसला करता है। पर जैक की बॉडी काफी मजबूत थी। फिर वो उसकी तरफ कील फेंकता है पर जैक अपने दांतों से उसे पकड़ लेता है। अब इस लड़ाई से जैक बोर हो जाता है इसलिए वो दूसरे फाइटर गाया को मैदान में भेजता है जिसकी काबिलियत अपने सराउंडिंग की चीजों का इस्तेमाल करना थी। वो सैंड उठा के सिकोर्स्की को अटैक करता है जिसमें पुराने फाइटर्स के टूटे हुए दांत मौजूद थे। वो सैंड को हवा में फेंकता है और हर जगह धूल का बादल बन जाता है जिस कारण सिकोर्स्की उसे देख नहीं पाता और कई सारे अटैक खाता है। गाया फैसला करता है वो सिकोर्स्की को हद से ज्यादा डर का एहसास कराएगा। वो उसको ब्लाइंड कर हर 10 सेकंड में एक जोरदार वार करता है। इस टॉर्चर को वो सहन नहीं कर पाता और उसे डर महसूस होने लगता है और आखिर में वो हार मानकर दया की भीख मांगता है। अब यानागी का सामना मोटोप से होता है जो जिउजुत्सु का मास्टर है और 7 तरह के हथियार चलाने में माहिर। वो लड़ना शुरू करते हैं। मोटोप पहले उसके पाँव में शॉट घोंपता है फिर उसके मुंह में बुरी तरह चोट पहुंचाता है और आखिर में वो उसके पॉइजनस हाथ को काट डालता है। वो
वो यानागी से पूछता है क्या उसे अपनी हार स्वीकार है, और अचानक से वहाँ यूजिरो आके दखल देता है। वो मोटाप की शॉट को अपने एक हाथ से तोड़कर यानागी की तरफ झुककर कहता है वो ये लड़ाई हार चुका है। हालांकि यानागी इस बात को नहीं मानता। वो कहता है ये वो खुद लड़ाई से फैसला करेंगे कि कौन हारा है और कौन जीता है। और तभी वहाँ गोकी भी आ पहुंचता है। अब यानागी अपनी हार नहीं मानना चाहता था, इसलिए लड़ाई का रिजल्ट यूजिरो खुद घोषित करता है और यानागी को एक झटके में खत्म कर डालता है। वहीं एक माउंटेन में ओलिवर डॉयल को ढूंढ लेता है। वो उसकी आंख की तरफ देखता है और कहता है वो ब्लाइंड पॉइजन की वजह से हुआ है जो यानागी के हाथों में था। और इस बात की पुष्टि लैब में होती है कि ये पॉइजन सबसे खतरनाक है। और बदकिस्मती से यानागी से फाइट के दौरान बाकी इसकी चपेट में आ गया और अब वो हद से ज्यादा कमजोर हो गया है और उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ कुरेहा बताता है इसका कोई इलाज नहीं है और अब बाकी के पास कम समय बचा है। बाकी उस हॉस्पिटल से भाग जाता है और वो काजुई के साथ अपने परिचित एंडो के यहाँ पहुँचता है जो कि माउंटेन में रहता है। उसका मानना है अगर पॉइजन नेचुरल स्टेट में बना है तो सिर्फ एंडो ही उनकी मदद कर सकता है। एंडो सारी हर्ब्स का यूज कर उसके लिए मेडिसिन तैयार करता है और हर कोशिश करता है कि उसकी हालत जल्दी से ठीक हो सके, पर वो काजुई को बताता है कि उन्होंने आने में देर कर दी है और अब इस बात की ज्यादा संभावना है कि बाकी अब बच नहीं पाएगा। अब रेत्सु वहाँ बाकी की मदद करने के लिए पहुँचता है और उससे मिलने पर बाकी को एक पंच मारता है। अब वहाँ हेलीकॉप्टर पहुँचता है जिसमें चाइनीज बाहर आते हैं। वो बाकी को उठाकर अपने साथ चाइना ले जाते हैं। अब एक जगह मोहम्मद अली अपने साथियों के साथ दौड़ लगा रहा है, पर उसके साथी एक एक करके गायब होने लगते हैं और सिर्फ मोहम्मद अली ही अकेला बचता है। यूजिरो मोहम्मद के सामने आता है। मोहम्मद अली जिसका फाइटिंग स्टाइल कभी डिफेंसिव नहीं था, जिंदगी में पहली बार डिफेंस में आता है क्योंकि उसके हाथ अपने आप ही उस पोज में आ जाते हैं। वो यूजिरो पे अटैक करता है पर एक भी पंच उसे छू नहीं पाता और फिर यूजिरो कहता है मोहम्मद एक बॉक्सर बिल्कुल भी नहीं है। अपनी फाइट्स के दौरान वो अलग तरीके से लड़ता है और उसका फाइटिंग स्टाइल मार्शल आर्ट जैसा ही है और वो चाहता है कि वो उसका प्रदर्शन करे। मोहम्मद एक बार फिर उस पर अटैक करता है और इस बार वो कामयाब होता है। अब पता चलता है यूजिरो उससे लड़ना नहीं चाहता बल्कि वो उसकी काफी इज्जत करता है क्योंकि उसने पुराने दिनों में ब्लैक होने के बाद भी माइनॉरिटीज के राइट्स के लिए लड़ाई लड़ी। उसने पूरे स्टेट से फाइट करी सिर्फ दूसरों के राइट्स की रक्षा करने के लिए, जिस वजह से यूजिरो उसका काफी सम्मान करता है। मोहम्मद उससे पूछता है उसका असल में गोल क्या है, जिसके जवाब में वो कहता है वो इतना ताकतवर बनना चाहता है कि वो अकेला दुनिया की पूरी आर्मी को अपने हाथों से हरा दे। ये सुनने के बाद मोहम्मद उससे विनती करता है कि वो उसके बेटे अली जूनियर से मिले। उसका यकीन है कि उसका बेटा एक दिन उसका सपना पूरा करेगा और मोहम्मद अली मिक्स मार्शल आर्ट्स में परफेक्ट होगा। बाकी अब चाइना पहुंच चुका है। जब वो उठता है तो उसे पता चलता है रेत्सु ने उसके लिए राइताई टूर्नामेंट में हिस्सा लेने का इंतजाम किया है क्योंकि उसे भरोसा है कि जीत ही बाकी की बॉडी को हील कर सकती है। चाइना में कुछ ही लोगों के पास काइयो का टाइटल है और 100 सालों में एक बार ये टूर्नामेंट सबसे ताकतवर फाइटर का चुनाव करता है। इसमें भाग लेने के लिए बाकी को सबसे पहले उनके सबसे ताकतवर कुंफू स्टूडेंट से लड़ना होगा। बाकी बुरी हालत में होने के बावजूद भी अपनी काबिलियत दिखाता है। जब फाइटर उस पर अटैक करता है तो वो उसके वार को डॉज करता है और उसे हवा में लिफ्ट करता है और वापस जमीन पर रख देता है। चाहे उसका अपोनेंट कितना भी उसे मारने का प्रयास करे, वो उसे आराम से उठाता है और वापस नीचे रख देता है और आखिर में बिना एक भी चोट खाए उसका अपोनेंट हार मान लेता है, जिसका मतलब बाकी राइट आई टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए लायक है। साथ ही बाकी के फादर भी इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहे हैं और मोहम्मद अली का बेटा अली जूनियर भी बाकी से लड़ने के लिए तैयार है। यूजिरो फैसला करता है कि वो अली जूनियर की फाइटिंग स्किल का सामने जाके टेस्ट लेगा। अब वो एक होटल में लड़ना शुरू करते हैं। यूजिरो उस पर अटैक करता है पर किसी तरह अली जूनियर उसे डॉज कर लेता है। अब यूजिरो उस स्टैंस का यूज करता है जिसकी मदद से आईग्यूरी ने मोहम्मद अली को हराया था। हालांकि अली जूनियर इस स्टैंस को हार स्वीकार करने के रूप में लेता है और वो उसका शुक्रिया करता है कि उसने लड़ने से मना कर दिया है। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इस हरकत को देख यूजिरो अपने आप को अपमानित महसूस करता है और उससे बदला लेने के लिए वो गुस्से से दरवाजा तोड़कर बाहर निकलता है, लेकिन तब तक अली वहाँ से निकल चुका था। इस दौरान चाइना में 12 फाइटर्स राइताई टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाले थे, लेकिन चाइनीज मार्शल आर्ट्स कमेटी पिछले साल के पार्टिसिपेंट्स को जोड़ने का फैसला करती है, जो कि पिछले टूर्नामेंट का विनर 160 साल का काकू कायो है। साथ ही 3 फॉरनर्स अली जूनियर, यूजिरो और बाकी भी इसमें शामिल हैं। अब पहली फाइट यूजिरो और रायू कायो के बीच होती है। अब वो लड़ना शुरू करते हैं, लेकिन दोनों की ताकत में इतना ज्यादा अंतर था कि यूजिरो अपने सिर्फ एक हाथ से ही उसका चेहरा अलग कर देता है। ये देख के रेत्सु अपने मास्टर का बदला लेने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन रायू इतना ज्यादा दर्द में होने के बाद भी लड़ाई जारी रखना चाहता था। लेकिन इस बार यूजिरो उसके चेहरे पे जोरदार किक मार के उसको नॉकआउट कर देता है। अब रेत्सु बाकी को बताता है उसका अगला ओपोनेंट ली है, जिसके चाइना में सबसे खतरनाक पॉइजनस हैंड है और वो काफी किस्मत वाला है जो उसकी पहली फाइट उससे है। ये सब सुन के काजुई
रेत्सु को एक मतलबी और अहंकारी आदमी कहती है और उस पर जमकर वार करती है, लेकिन बाकी उसे गले लगाकर रोक लेता है और भरोसा दिलाता है कि वो ये फाइट जरूर जीतेगा। अब बाकी हंसते हुए फाइट शुरू करता है और तुरंत ही अपने अपोनेंट के चेहरे पर किक मारता है, लेकिन हमले के दौरान वो उसके पॉइजनस हाथ को छू लेता है, जिस कारण पॉइजन उसकी बॉडी में घुस जाता है। अब इस परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए बाकी पॉइजन को चूस के पाँव से बाहर निकालता है, जिसके बाद वो अपने अपोनेंट पे दोबारा वार करता है। यूजिरो वहाँ ये फाइट देखने के लिए आता है और कहता है बाकी जल्द ही ली को हरा देगा। हालांकि उसका बेटा उस समय लगातार मार खा रहा था। इतने सारे अटैक करने के बाद ली के हाथों का पॉइजन कम होने लगता है और आखिर में पॉइजन पूरी तरह गायब हो जाता है और उसी समय बाकी के मुंह से बहुत सारा खून बरसने लगता है और अब वो आगे लड़ने लायक नहीं बचा है। अब पता चलता है जो पॉइजन यानागी ने उसे दिया था ये उसका बिल्कुल उल्टा है जो पॉइजन ली ने उसे अब दिया है। अब इस कारण बाकी की बॉडी पॉइजन को निकालने लगती है और वो पूरी तरह ठीक हो जाता है। बाकी अपनी ताकत वापस हासिल करता है और ली को आसानी से हरा देता है। हालांकि उसकी बॉडी अभी पूरी तरह रिकवर नहीं हुई थी, इसलिए इस चीज में रेत्सु उसकी मदद करता है। वो उसे पहले बहुत सारा खाना खिलाता है और फिर उसे 10 लीटर की पानी की बाल्टी देता है जिसमें वो 4 किलो फ्रुक्टोज मिलाता है। अब उसे पीने के बाद बाकी की बॉडी में मसल मास वापस आना शुरू होने लगता है। इस दौरान पिछले टूर्नामेंट के विनर की बैटल शुरू होती है। वो अपनी फाइट के दौरान अपने अपोनेंट के शॉट्स उतार देता है और एक झटके में लड़ाई को खत्म कर देता है। बाकी अपनी पुरानी फॉर्म में वापस लौट आता है और उसके अंदर किसी से भी लड़ने की तीव्र इच्छा पैदा हो जाती है। फिर वो अपने फादर को चुनौती देने का फैसला करता है। वो यूजिरो के पास जाकर उसे उकसाना शुरू करता है, लेकिन यूजिरो उसे दीवार में पटक कर तुरंत ही शांत करा देता है। अब फाइटर वो और डोरेन जिसे फाइट के लिए इन्वाइट किया था ओलिवर के साथ वहाँ एंटर करता है, लेकिन डोरेन जो अब अपनी दिमागी हालत हो चुका है ये फाइट आसानी से लड़ नहीं पाता और अंत में हार जाता है। अब जब ओलिवर डोरेन को लेके वापस जाता है तो वो उन्हें रोक लेता है क्योंकि वो उससे फिर से लड़ना चाहता था, क्योंकि उसका मानना था इन फॉरेनर्स को फाइटर कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। ओलिवर डोरेन के लिए खड़ा होता है और वो के खिलाफ एरिना में उतरता है। वो कहता है उसकी बॉडी डायमंड जितनी मजबूत है और उसकी हार्ड ट्रेनिंग के कारण किसी भी हमले से उसे तोड़ा नहीं जा सकता, जिसके जवाब में ओलिवर उसे बड़े आराम से अपने हाथों से दबा देता है, जिसका मतलब अब वो अगले राउंड में पहुंच चुका है और अब अगला मैच रेत्सु का होता है। पर उसका अपोनेंट इतना कमजोर था कि वो बस उसका हाथ पकड़ के सिर्फ एक बार में इस राउंड को जीत जाता है। तुरंत इस फाइट के बाद काकू उसके पास आता है और कहता है चाइना के यंग फाइटर्स का लेवल काफी कमजोर है और इसकी जिम्मेदार मार्शल आर्ट्स कमेटी है, जिसके लिए वो उनका हाथ काट कर उन्हें पनिश करता है। वो इस टूर्नामेंट में फॉरेनर्स को नहीं देखना चाहता था, इसलिए वो अपनी चाइनीज टीम बनाता है जिसमें वो अपने बेटे और दोस्त को इनवाइट करता है, जिसके बाद वो बाकी बचे फॉरेनर्स को चुनौती देते हैं। यूजिरो चाइनीज के इस घमंड को देख गुस्सा हो जाता है, इसलिए वो बाकी और दूसरे फाइटर्स को एक साथ होने और उसकी टीम ज्वाइन करने के लिए कहता है। पहला मुकाबला ओलिवर का रॉन के साथ होता है, जिसने क्रिमिनल्स के ग्रुप के साथ बहुत सारी अंडरग्राउंड लड़ाई लड़ी है और इन 30 सालों की लड़ाई में वो अब तक नहीं हारा है। ओलिवर उस पर अटैक करता है, लेकिन रॉन आसानी से उसके कई सारे पंचेस को सिर्फ अपने एक हाथ से रोक देता है और एक हाथ अपनी जेब में रखे हुए उसे आसानी से मारता है। बाकी अपने फादर के साथ इस फाइट को देख रहा था। यूजिरो रॉन के फाइटिंग स्टाइल के पीछे छुपे राज का खुलासा करता है कि जब रॉन के हाथ उसकी जेब में होते हैं तो वो पहले से ही सतर्क होते हैं, जिसका मतलब उन्हें उसकी स्पीड से मुकाबला नहीं करना चाहिए। ओलिवर उसी का स्टैंस कॉपी करता है और जानबूझकर उसे कई सारे अटैक करने देता है ताकि वो उसकी टेक्निक को समझ पाए। फिर ओलिवर उसका सर पकड़कर अपना सर दे मारता है। अब रॉन उसके पेट पे अटैक करता है, पर ओलिवर के बॉडी की मसल बहुत ही ज्यादा सख्त थी, जिसके कारण उसकी उंगलियां टूट जाती हैं। ओलिवर एक बार फिर अपना सर उसके सर पे मार के इस फाइट को खत्म करता है। अब चाइनीज फाइटर्स बुरी तरह से हारे जा रहे थे, जिस कारण काकू अकेले ही बाकी फाइटर से लड़ने का फैसला करता है, पर उसका बेटा शुनसई मांग करता है कि वो बाकी के खिलाफ लड़ेगा। अब फाइट से पहले रेत्सु उसे बताता है कि बाकी काफी ज्यादा ताकतवर है और वो टोक्यो के अंडरग्राउंड फाइट्स का विनर भी है, पर इन सारी चेतावनी के बावजूद भी शुनसई उसकी तरफ अटैक करने के लिए भागता है और बाकी कुछ ही सेकंड में ही 2 किक में इस फाइट को खत्म कर देता है। ये देख के उसके फादर को बाकी पे प्राउड फील होता है। अब अगली फाइट रेत्सु की जाकू से थी, जो कि जापानीज यूथ को ट्रेन करता है और इस टूर्नामेंट में वो उन लोगों को ढूंढ रहा है जो उसकी जापानी मार्शल आर्ट्स को डेवलप करने में मदद करेंगे। अब जागू अपना हाथ आगे बढ़ाकर रेत्सु से हाथ मिलाने के लिए ऑफर करता है, लेकिन ये एक ट्रैप होता है और वो उसे मारने की कोशिश करता है। हालांकि रेत्सु उसका हाथ इतनी जोर से दबाता है कि वो कुछ नहीं कर पाता। वो फिर से अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसे टीम बनाने का ऑफर देता है और वो फिर से उस पे अटैक करने की कोशिश करता है, पर रेत्सु उससे कई ज्यादा ताकतवर निकलता है। वो एक बार फिर उसका हाथ पकड़ता है, पर इस बार रेत्सु पहले हमला करता है, पर ये एक ट्रैप होता है। जाकू उसे जकड़ लेता है और उसके हाथ को तोड़ डालता है। ये देख के चाइनीज जनता भड़क जाती है और उस पर हमला करने के लिए एरिना में आ जाती है, लेकिन रेत्सु ने ये कहकर रोक देता है कि
अगर वो एरिना से वापस नहीं गए तो वो उन्हें मार डालेगा। अब वो फिर से लड़ना शुरू करते हैं और अब अपने टूटे हाथ के बावजूद भी वो अपने आप को ताकतवर साबित करता है। इसके लिए जाकू उसका और सम्मान करता है और कहता है उसके हाथ को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है और वो इसको ठीक भी कर सकता है। रेत्सु अपना हाथ आगे बढ़ाता है और ऐसा लगता है ये एक और ट्रैप है, पर जाकू उसके हाथ को पूरी तरह तोड़ देता है। ऐसा उसने इसलिए करा क्योंकि वो उसका सम्मान करता है और वो चाहता है रेत्सु उसकी जापानीज यूथ को ट्रेन करने में मदद करे। रेत्सु जाकू की ताकत को स्वीकार करता है क्योंकि रेत्सु ने उसे हरा दिया। फिर भी वो ऐसी टेक्निक्स का यूज करता है जो उसके जैसे मास्टर भी आमतौर पर यूज नहीं कर पाते और जीतने के बाद वो जाकू को सहारा देके रिंग से बाहर निकलने में मदद करता है। अब खान जो कि ली का बड़ा भाई है अली जूनियर से फाइट करने वाला है। अब लड़ाई के दौरान खान कहता है अली के जीतने का कोई चांस नहीं है क्योंकि वो एक बॉक्सर है जो कि पैरों का इस्तेमाल नहीं करते और वो उसे पंच मार भी नहीं पाएगा क्योंकि उसकी किक का दायरा काफी बड़ा है। बाकी के मुताबिक ये सच नहीं है, भले ही ये कोई ध्यान न दे पाए, लेकिन बॉक्सर अपने पैरों का यूज ग्राउंड को मारने के लिए करते हैं और अली 2 पंचेस में खान को नॉकआउट करके ये साबित कर देता है। अब ये घोषणा होती है कि चाइनीज टीम पहले ही हार चुकी है क्योंकि उनके 3 फाइटर्स हार चुके हैं और ये सुन के वहाँ की जनता रोने लगती है। हालांकि यूजिरो वहाँ आके ये कहता है भले ही उनके फाइटर्स हार चुके हों, चाइना को अपने महान मास्टर काकू पे गर्व होना चाहिए और अगर यूजिरो ने नहीं हरा पाया तो पिछली 3 जीत का कोई मतलब नहीं रहेगा। अब फाइट शुरू होने से पहले यूजिरो काकू को व्हील चेयर पे ले जाते हुए पूछता है कि उसने इतनी ज्यादा ताकत पाने के लिए क्या सैक्रिफाइस किया है। काकू बताता है वो पहले बहुत ही ज्यादा मस्कुलर और ताकतवर था और अपने अपोनेंट को आराम से हरा देता था, पर एक दिन वो एक बूढ़े मास्टर से मिला जिसने उसका घमंड चूर चूर कर दिया। तब उसे एहसास हुआ कि मार्शल आर्ट्स मसल से कई ज्यादा ताकतवर है। उसने लंबे समय तक पेनफुल ट्रेनिंग की जब तक उसने अपने बुढ़ापे में एक बेहतर बॉडी हासिल नहीं कर ली जो मार्शल आर्टिस्ट के लिए परफेक्ट है। अब वो फाइट शुरू करते हैं। यूजिरो पूरी ताकत से उस पर पंच मारता है पर काकू आसानी से उसे डॉज कर लेता है। असल में वो शारोही टेक्निक का यूज कर रहा था जिसमें फाइटर की बॉडी पूरी रिलैक्स रहती है और वो अपोनेंट के हर हमले के प्रभाव को एब्जॉर्ब कर लेती है। यूजिरो अब समझ जाता है ये कैसे काम करता है। वो काकू के हमला करने से पहले ही उसका एक बाल खींच के निकाल देता है जिससे उसकी बॉडी स्ट्रेस में आती है और वो पीछे जाके गिरता है। अब काकू अपना फाइटिंग स्टाइल चेंज करता है और इसकी तरफ बढ़ते हुए धीरे से एक पंच मारता है, लेकिन यूजिरो उस पंच से लगातार बचने की कोशिश करता है और दीवार के किनारे पहुंच जाता है। काकू धीरे से उसकी तरफ पंच मारता है पर यूजिरो उसे डॉज करता है और पंच सीधा जाके दीवार को तोड़ उसमें दरारें पैदा कर देता है। जब काकू की बॉडी रिलैक्स हो गए अचानक से टाइट हो जाती है तो ये एक भयंकर फोर्स की ताकत पैदा करती है जो कि 100 किलो के यूजिरो को भी हवा में पहुंचा देती है। अब यूजिरो उसके मूव शारोही को कॉपी करता है और उसे दिखाता है ये काफी आसान है जिसे कोई भी कॉपी कर सकता है, पर वो कहता है वो इस टेक्निक का यूज नहीं करेगा क्योंकि उसके पास अपना खुद का तरीका है जिसमें फोर्स फाइटर की खुद की ताकत में निर्भर करती है। वो अपनी मसल में पूरी ताकत इकट्ठा कर पंच मार के नीचे ग्राउंड को तोड़कर दिखाता है जिस कारण पूरा एरिना हिलने लगता है। वो काकू को किक मारता है जिसे वो अब डॉज नहीं कर पाता और सीधा दीवार में जा गिरता है। ये फाइट देख बाकी पूरी तरह से खुश हो जाता है। अब यूजिरो अपनी डेविल बैग यूज करने का फैसला करता है और उसकी मसल इतनी मजबूत थी काकू का कोई अटैक उस पर काम नहीं करता। अब यूजिरो अपोनेंट के खात्मे के लिए अपना सबसे ताकतवर पंच उस पर छोड़ता है, लेकिन उसका पंच खाने से पहले काकू बुढ़ापे के कारण मारा जाता है और ये देख यूजिरो पूरी तरह से फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। अब पता चलता है काकू ने टेक्निक का यूज कर मरने का नाटक किया ताकि वो हारा ना जाए। उसे जिंदा देख वहाँ सब डर जाते हैं। वो बताता है यूजिरो इस धरती का सबसे ताकतवर आदमी है, इसलिए बिना हारे फाइट को छोड़ना एक बड़ी अचीवमेंट है। इसलिए उसने अपने दिल की धड़कन को रोका ताकि उसका अपोनेंट भी रुक जाए और अगर वो उसका आखिरी पंच खा जाता तो वो हमेशा के लिए खत्म हो जाता। अब टूर्नामेंट के खत्म होने के बाद यूजिरो एरिना में जाता है और वहाँ उसे काकू मिलता है जो उसे कहता है कि वो इस मुकाबले का असली विनर है और वो उसे चैंपियन का टाइटल देता है। राई टूर्नामेंट खत्म होने के बाद बाकी और उसके साथी घर वापस लौटते हैं। बाकी अब ट्रेनिंग के दौरान अली से टकराता है जो उसे फाइट के लिए चुनौती देता है, लेकिन वो मना कर देता है क्योंकि वो फाइट सिर्फ सबसे ताकतवर मार्शल आर्टिस्ट बनने के लिए नहीं कर रहा, वो बस अपने फादर से बदला लेना चाहता है। लेकिन अली उससे किसी भी कीमत में लड़ना चाहता था, इसलिए वो हर मुमकिन कोशिश करता है ताकि बाकी को वो लड़ने के लिए उकसा सके। इसलिए सबसे पहले वो उसकी गर्लफ्रेंड को डेट के लिए इनवाइट करता है और वहाँ उसे प्रपोज करता है और कहता है वो बाकी की वाइफ नहीं है, इसलिए वो उसे बार बार कैफे में डेट के लिए इनवाइट करेगा जब तक वो उसे हाँ नहीं कर देती। अब इसके बाद वो उन फाइटर्स को हराने के लिए जाता है जिनका बाकी सम्मान करता है। सबसे पहले वो गोकी को एक पंच में बेहोश करता है। इसके बाद वो डोपो को चुनौती देता है। वो अपना परफेक्ट डिफेंस यूज करता है पर अली उसे डॉज कर लेता है और जवाबी हमले में उसे नॉकआउट कर देता है। काजुई बाकी को बताती है अली उसे बार बार डेट कर प्रपोज करने की कोशिश कर रहा है तो उसे क्या करना चाहिए, जिसके जवाब में बाकी कहता है ये उसका काम है कि वो हर मुमकिन कोशिश करेगा काजुई के साथ रहने का, पर वो किसे चुनती है ये काजुई के ऊपर निर्भर
फेवर करता है। अब इसके बाद अली जैक से लड़ता है पर वो उसे पूरी तरह पीट डालता है। अली बार बार लड़ने के लिए उठता है पर वो जैक का मुकाबला नहीं कर पाता। अब अगले दिन वो काजुई को चोट लगी हालत में डेट करता है पर गोकी वहाँ बदला लेने आता है और अली को अपने साथ पार्क ले जाता है। वो लड़ना शुरू करते हैं। अली को लगता है वो पिछली बार की तरह उसे हरा देगा पर गोकी उसकी उंगलियों को पकड़कर उसे पेट की तरफ पटक देता है और वो ऐसा लगातार करता जाता है और अपना बदला पूरा करता है। अब अली और भी बुरी हालत में होता है पर वो सिंपिंग करना नहीं छोड़ता। काजुई ये देख कहती है वो एक बेवकूफ है। अब इस बार उनकी डेट के बीच डोपो आता है जो उसे लड़ाई के लिए चुनौती देता है। लड़ाई से पहले अली कहता है वो बूढ़े आदमी पे दया नहीं करेगा ताकि वो रोते हुए उससे दया की भीख मांगे। हालांकि उसकी हवाबाजी वहीं निकल जाती है जब डोपो के सर में पंच मार के वो अपना हाथ तुड़वा बैठता है। वो बार बार उसके वीक स्पॉट में अटैक कर उसकी इतनी बुरी हालत कर देता है कि अली आगे लड़ नहीं पाता और आंसू से बढ़ जाता है। अब अली के फादर मोहम्मद अली अपने बेटे से मिलने के लिए आते हैं। मोहम्मद अली जो बुरी तरह से बीमार है वो 5 सालों से ट्रेनिंग कर रहा है ताकि वो अपने बेटे से फाइट कर सके क्योंकि अली ने ही उसे उसके पूरे करियर में नॉकआउट करा था। लेकिन अली अपनी हालत की वजह से लड़ने से मना कर देता है। लेकिन मोहम्मद उसे उकसाना शुरू करता है जिस कारण वो लड़ने को तैयार होता है पर तुरंत ही वो हार जाता है। अब पता चलता है मोहम्मद को पहले से ही पता था कि वो लगातार 4 फाइट हार चुका है और वो उसे सीख देना चाहता था। अली ने हर मुमकिन कोशिश कर ली है जो वो कर सकता था इसलिए वो हार मान ले और अपने को टॉर्चर न करे। लेकिन अली कहता है हार ने उसे और मजबूत बना दिया है क्योंकि उसके अपोनेंट बूढ़े होने के बावजूद भी अपनी स्किल को लगातार बेहतर कर रहे हैं इसलिए वो बार बार उनसे हार नहीं सकता। अब टोकुगावा वहाँ आता है जो मोहम्मद अली का फैन है। वो बताता है दुनिया की अंडरग्राउंड एरिना फाइटिंग होने वाली है और बाकी ने उसकी चुनौती स्वीकार कर ली है और वो अली के साथ लड़ने को तैयार है। अब अली ये सुन अपनी ट्रेनिंग शुरू करता है। अब उसके फादर उसके पास आकर कहते हैं कि बाकी सिर्फ एक ही परिस्थिति में उसके साथ लड़ेगा अगर अली एरिना में अपनी परफेक्ट शेप के साथ उतरेगा। ये सुनते ही अली की बॉडी तुरंत ही तेजी के साथ रिकवर होने लगती है। अब दूसरी तरफ मोहम्मद अली और युजिरो आपस में अपकमिंग फाइट के बारे में बात कर रहे हैं। मोहम्मद पूछता है उसका बेटा कितना ताकतवर है जिसके जवाब में युजिरो कहता है वो भी परफेक्ट नहीं है पर इसके बावजूद भी वो इस दुनिया में सबसे ताकतवर है। वहीं अब अली काजुई से मिलकर वादा करता है वो बाकी को जरूर हराएगा और उसका दिल जीतेगा। अब फाइट का दिन आता है और अली के सामने युजिरो वहाँ खड़ा होता है। वो कहता है भविष्य में बाकी उसके फादर पे जरूर अटैक करेगा भले ही वो सिर्फ अभी 18 साल का है पर वो बहुत कुछ करने में सक्षम है। उसी समय बाकी भी उनके पास आता है और युजिरो उन्हें तब तक लड़ने के लिए कहता है जब तक कोई एक अपनी जान न गवा दे। अब फाइट शुरू होती है। बाकी एक पंच में उसे जमीन में गिरा देता है। अब अली खड़ा होता है तो बाकी कहता है वो उसका किस तरीके से खात्मा करेगा। वो अपनी लोअर बॉडी की ताकत का टेस्ट उस पे कर अटैक करता है और उसकी गर्दन को पूरी ताकत से जकड़ चोक करने लगता है। अचानक से मोहम्मद वहां आकर बाकी को पंच मार के रोकता है क्योंकि अगर वो बीच में नहीं आता तो बाकी उसे जान से मार डालता। लेकिन बाकी मोहम्मद की इस हरकत पर गुस्सा नहीं होता क्योंकि लेजेंड का पंच खाना उसके लिए शान की बात है और असल में वो अली को मारने ही वाला था। अब इस जीत के बाद बाकी युजिरो को चुनौती देता है ताकि वो इस कहानी को खत्म कर सके। अब युजिरो अपने बेटे को एक काबिल अपोनेंट कहता है और वो अब बाकी का शिकार करेगा और इनाम के रूप में उसे खा जाएगा। फाइट के बाद अली दर्द से बुरी तरह फुट फुट के रोता है और काजुई उसकी हालत देख उसे गले लगा के दिलासा देती है। अब बाकी के सारे दोस्तों को ये खबर मिलती है कि वो अपने फादर से लड़ने वाला है इसलिए वो उसकी फाइट की तैयारी को देखने के लिए आते हैं। अब वहाँ सब ये पहचान लेते हैं कि बाकी अब बच्चा नहीं रहा। अब वो एक सबसे ताकतवर शख्स और दूसरे फाइटरों से काफी अलग है और बाकी की ट्रेनिंग का लेवल अब बिल्कुल ही अलग लेवल में है। अब सबको वहाँ बाकी की कल्पना दिखने लगती है जो कि युजिरो की आखिरी थी। वहीं युजिरो भी लड़ाई की तैयारी एक जंगली जानवर से लड़कर कर रहा है। इसके आगे की कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन पीस आउट।